हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज की पीवाईक्यू रडार सीरीज में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो काफी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टॉपिक का नाम है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो आइए फटाफट से कोशिश करते हैं कि इसके सारे जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लें। आइए जी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अपकमिंग यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए एवर स्टडी क्लासेस अपने मास्टर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैश कोर्स के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं जी लाइव रिवीजन क्लासेस। और अगर आप इन क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों आप इनमें से किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अगर आप हमारे मास्टर कोर्स को या फिर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। बट अगर आपको पूरे कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, तो आप इनको अलग से भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मिस्टर जेम्स, अ सिटीजन ऑफ यूएसए, अराइव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2020 and left for Nepal on 15th December 2010। और यहाँ पे बताया कि वापस इंडिया 1 जनवरी 2011 को आए और उसके बाद वो टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंडिया में ही रहे। हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो बताना है। तो अगर उन्हें रेजिडेंट बनना है तो इस केस के अंदर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, दोनों में से एक भी पूरी हो जाए तो वो रेजिडेंट यहाँ पे बन जाएंगे। तो पहली कंडीशन होती है कि 182 डेज से ज्यादा उन्होंने इंडिया में स्टे किया हो ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इस केस में वो जुलाई 2010 को इंडिया में आ गए। जुलाई के 31 दिन इंडिया में रहे, अगस्त के 31 दिन रहे, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन और हमारे पास दिसंबर के 25 दिन वो इंडिया में ही रहे। तो अगर हम इनका टोटल यहाँ पे लगाएं तो ये हमारे पास कुछ डेज आएंगे। और इसके अलावा ये भी बताया कि 1 जनवरी 2011 के बाद वो फिर से इंडिया में ही रहे। तो जनवरी के बाद यानी कि 31 डेज जनवरी के, और फिर आपके 28 फेब के, और फिर मार्च के 31। तो ये सारा उनका क्या है, स्टे इन इंडिया। और अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये तो 200 से भी ज्यादा आने वाला है। तो यहाँ पे जो ये पहली कंडीशन है 182 डेज वाली, वो मिस्टर जेम्स जो है वो फुलफिल कर देंगे और इसीलिए वो इंडिया में क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि वो ROR है या फिर RNOR है। अगर वो ROR होंगे तो उन्हें पिछले 7 में से 2 साल में, पिछले 10 में से 2 साल में रेजिडेंट होना पड़ेगा और पिछले 7 सालों में 730 दिन के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा। जो कंडीशंस वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे इसलिए वो ROR नहीं बनेंगे, वो यहाँ पे RNOR बनेंगे। और इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट अंडर कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम। तो कैपिटल एसेट कौन सा नहीं है? देखो, कैपिटल एसेट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। कैपिटल एसेट के अंदर ज्वेलरी भी आएगी, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड अगर दिल्ली में है यानी कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो भी आपके कैपिटल एसेट में आएगी, रूरल ना आती। गुडविल ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस की जो गुडविल है वो भी आपके कैपिटल एसेट के अंदर ही आने वाली है। स्टॉक इन ट्रेड ये आपका कैपिटल एसेट नहीं है, कि कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। तो नॉर्मल बेचने के लिए जो आपने स्टॉक रखा हुआ है तो ये आपका कैपिटल एसेट नहीं होता। इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग का सवाल। लिस्ट 1 में सबसे पहले हमें दे रखा है टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो जो आपको अवेलेबल डिडक्शंस है आप उनका बेनिफिट यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये 3 से मैच होगा। टैक्स अवॉइडेंस, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स की प्रोविजंस को अपने अकॉर्डिंग, अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं ताकि आप अपनी इनकम को कम दिखा दें। सो दिस इज गोइंग टू बी मिस इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स इवेजन का मतलब है कि आप अपनी इनकम की अंडर स्टेटमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज को चुकाने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे TDS के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट आप कर रहे हैं। तो हमारी ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे करेक्ट मैचिंग बन जाएगी। चलिए सवाल है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ पर्पस फॉर, कितने सालों के लिए अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखो जी, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप जितने मर्जी सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय अ फर्म टू इट्स पार्टनर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अलाउड। तो इनकम टैक्स एक्ट में हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, इट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 12%। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी का।
चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, ये बेसिकली आपका पर्सनल इफेक्ट के अंदर आएगा, तो आपके पर्सनल इफेक्ट्स को हम यहाँ पे कैपिटल एसेट नहीं मानते, एक्सेप्ट आपकी जो ज्वेलरी वगैरह है, गोल्ड वगैरह है, उसे तो हम लेते हैं कैपिटल एसेट, बट बाकी सबको यहाँ पे हम यहाँ क्या नहीं मानते, कैपिटल एसेट नहीं मानते। इसीलिए हाउस होल्ड फर्नीचर की सेल आपके लिए कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, ये बेसिकली आपकी एग्जम्प्ट इनकम आप बोल सकते हैं। ये सवाल है, सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपको जो रिडक्शन मिलती है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, उसकी लिमिट क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो, ये आपकी जो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल रही है, इसकी कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, विदाउट एनी लिमिट। सवाल है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन व्हिच कुड नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ये आप जानते हैं कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। चलिए, सवाल हमारे पास है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। हमें दे रखा है कि फेयर रेंट है हाउस प्रॉपर्टी का 75,000, म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000, स्टैंडर्ड रेंट है 72,000। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर ऑफ द फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, यानी कि 75,000, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि 72 से ज्यादा नहीं हो सकता, सो दिस इज गोइंग टू बी 72,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हमें बता रखा है कितना है, 63,000। हमारा जीएवी क्या होगा, जीएवी इज गोइंग टू बी दी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, यानी कि 72,000 हमारा जीएवी यहां पे बनेगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, यहां पे सवाल है कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ। कहा गया कि एक्स ने लैंड खरीदी 97-98 में 50,000 की। उस लैंड को अब बेचा है 18-19 प्रीवियस ईयर में 8 लाख रुपए का। फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को उसकी थी 1,20,000। तो यहां पे हम इस फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करके चलने वाले हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें दे रखा है 2019-20 असेसमेंट ईयर का 280। हमें कैपिटल गेन जो है वो कंप्यूट करना है। तो कैपिटल गेन यहां पे होने वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर हम क्या चीज करने वाले हैं, अपनी सेल प्रोसीड्स में से क्या माइनस करेंगे, अपनी जो इंडेक्स्ड कॉस्ट है उसे माइनस यहां पे करने वाले हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करने वाले हैं। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास क्या होने वाली है, 1,20,000 हमारी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसे कंसीडर करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 280, जो कि अब का हमारा सीआईई वैल्यू है। बेस ईयर का सीआईई वैल्यू 100 हो गया हमारे पास 2001 का, और इसे सॉल्व करेंगे, सो दिस वुड कम आउट टू 3,36,000। सेल प्रोसीड्स हमें गिवन है कितने, वो हमारे पास है 8 लाख के। 8 लाख में से इसे माइनस करेंगे तो आपके पास निकल कर कितना आएगा, 4,64,000 इज गोइंग टू बी योर एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का। चलिए, सवाल है, एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 विदाउट कंसिडरेशन इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। देखो, बेसिकली ये सवाल आपकी गिफ्ट टैक्सेशन की बात कर रहा है, और ये लैंग्वेज आपकी लिखी है सेक्शन 56(2) के अंदर। तो 56(2) में से उठा के ये लैंग्वेज यहाँ पे लिख रखी है, और उसके अंदर लिखा गया कि 50,000 से ज्यादा अगर गिफ्ट मिला है हमारे इंडिविजुअल या एचयूएफ को, तो वो टैक्सेबल होने वाला है। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे कंपनी की बात, ऑल एसेसिस की बात भी कर रखी है। देखो, इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि कंपनी के लिए होगा या बाकी एसेसिस के लिए होगा या नहीं होगा। कई हमारे पास जजमेंट्स हैं कि ये कैपिटल रिसीट है, और कई जगह पे कुछ डिफरेंट भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास शॉर्ट तो यही है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिसे कि कानून में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, उसके हाथ में हमारा ये गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल होता है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56(2). आप इसे खोलकर पढ़ेंगे तो भी आपको यहाँ पे यही नजर आएगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सवाल है, मिस्टर एक्स एक नॉन रेजिडेंट है, उनको 36,000 की यहाँ पे इंटरेस्ट की अर्निंग हुई है जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स पे। तो इंडिया के बॉन्ड्स नहीं है, तो इंडिया की अर्निंग वैसे तो ये नहीं है, तो इनके लिए टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। ऑफ दिस ही रिसीव्ड 1/6 इन इंडिया, बट इन्होंने इसका 1/6 यानी कि 6,000 जो है ना, वो क्या कर लिया, वो इंडिया के अंदर रिसीव यहाँ पे कर लिया। तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है, अगर उन्होंने 1/6 इंडिया में रिसीव कर लिया 6,000, तो इस केस में ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगी, और ये सबके हैंड्स में टैक्सेबल होती है। तो इसीलिए अमाउंट विच इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ हिज जीटीआई इन इंडिया इज गोइंग टू बी ₹6,000। तो आंसर आपका ऑप्शन सी यहां पे बनेगा। तो यहां पे सवाल हमारे पास है, हमें यहां पे प्रॉब्लम दे रखी है विद रिगार्ड टू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। उसकी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट हमें दे रखा है। एक्सपेक्टेड रेंट हम यहां पे निकाल सकते हैं। इट इज द हायर ऑफ
म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट यानी कि 68,000, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट यानी कि 62 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये हमारा 62,000 होगा। एक्चुअल रेंट हमें बता रखा है कितना है जी, 65,000 है, तो यहाँ पे जीएवी इज गोइंग टू बी द हायर ऑफ द टू, यानी कि 65,000 हमारी यहाँ पे जीएवी बनेगी। तो आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी का। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बातें यहां पे सही हैं, ट्रू हैं। तो टैक्स प्लानिंग जो है वो आपकी फ्यूचरिस्टिक होती है, आप प्लानिंग करते हो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, तो ये बात बिल्कुल सही है। लिमिटेड स्कोप कंपेयर टू टैक्स मैनेजमेंट, तो ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही नहीं है, इसकी लाइन की कोई ज्यादा सेंस नहीं बन रही है, टैक्स प्लानिंग का स्कोप काफी ज्यादा होता है। द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम इट आर लिमिटेड पर्टिकुलरली इन द शॉर्ट रन, तो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको लॉन्ग रन में मिलते हैं, आपको ऑलरेडी बताया, आपके ये फ्यूचरिस्टिक होती है। इस मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, बिल्कुल हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना, तो आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए सवाल यहां पे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। तो हमारी जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उसे प्रीवियस ईयर में ही असेस हम कर देंगे, अगले साल में नहीं जाएंगे। पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट, इसमें ऐसा नहीं है, इलीगल बिजनेस में भी नहीं है, चैरिटेबल में भी नहीं है। अगर कोई पर्सन इंडिया परमानेंटली छोड़कर जा रहा है तो फिर अगले साल असेसमेंट ईयर में कहां उसे पकड़ेंगे, इसी साल उसकी इनकम को असेस कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, और आंसर ऑप्शन डी यहां पे बनेगा। ये सवाल है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसे आप केवल अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ यहां पे कर सकते हो, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल है हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी निकालनी है प्रॉपर्टी की, और ये डिटेल्स हमें यहां पे दे रखी हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, इसमें से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट, इट इज द हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट यानी कि 50,000, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट यानी कि 48,000 आपका ये होगा, और एक्चुअल रेंट आपका ऑलरेडी है 42,000, तो इनका जो हायर होता है वो आपकी जीएवी बनता है, तो आपका जीएवी यहाँ पे 48,000 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का कौन सा एग्जांपल नहीं है, आप गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो दिस इज इवेजन, प्रॉपर अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे, दिस इज इवेजन, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, आप चीजें छुपा रहे हैं, दिस इज इवेजन, इंटरप्रेटिंग द टैक्स लॉज इन वंस ओन वे टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, ये पता है किसकी डेफिनेशन है, ये टैक्स अवॉइडेंस की डेफिनेशन है, कि आप अपने तरीके से इंटरप्रेट करके अपना टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, others are evasion, option D is avoidance। चलिए सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस असेसिंग ऑफिसर हैज द डिस्क्रिशन टू असेस द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द प्रीवियस ईयर और इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो डिस्क्रिशन कौन से केस में होती है, देखो अगर आपका शिपिंग बिजनेस है नॉन रेजिडेंट का, एओपी बीओआई पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस के लिए फॉर्म हुई थी अब खत्म हो रही है, तो वो वाला केस है, या फिर आपका पर्सन जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो इन सभी केसेस में हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी डिस्क्रिशन नहीं होती, उसे करना ही उसी साल में असेस होता है, उसे क्या होता है करना ही उसे साल में असेस होता है, प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट करनी पड़ती है। बट डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में होती है हमारे पास डिस्क्रिशन, एओ के पास डिस्क्रिशन होती है कि मर्जी है चाहे उसी साल में करे चाहे अगले में करे, इसलिए आंसर यहां पे ऑप्शन डी बनेगा। तो यहां पे सवाल है रेंटल इनकम रिसीव्ड बाय अ फॉरेन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर फॉरेन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली। तो हमारी प्रॉपर्टी कहां है, दिल्ली में सिचुएटेड है, उसकी रेंटल इनकम है, तो ये बेसिकली क्या हो गई, ये बेसिकली हमारी इंडियन इनकम हो गई, ये इनकम हमारी इंडिया में अराइज कर रही है, ऐसी इनकम है। तो इस केस में ये आपकी जो इनकम है सभी के लिए टैक्सेबल होने वाली है, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप आरएनओआर हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, सभी केसेस में आपकी टैक्सेबल होने वाली है, इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन डी यहां पे बनेगा। चलिए सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पीजीबीपी हेड में कौन सी नहीं आएगी, देखो आपका प्रॉफिट और गेन्स आपके बिजनेस का है तो वो तो इसी में ही आएगा। इनकम derived by a trade professional or similar association from services performed for its members, ये भी आपकी इसी हेड में आएगी। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग और मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो ये आपकी पीजीपीपी में नहीं आती, ये अदर सोर्सेज के अंदर आती है। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम दी फर्म, तो सैलरी पार्टनर को मिली फर्म से, इसे सैलरी इनकम नहीं मानते, पीजीपीपी मानते, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी।
चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस। यहाँ कंडीशन दी है, इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज गेटिंग सैलरी इनकम। 182 डेज के लिए, और बताया कि इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही गेट्स सैलरी एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर। तो इस केस में यहाँ पे हमें बताना है कि इंडिविजुअल क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या होगा, ये आपका रेजिडेंट बन जाएगा। रेजिडेंट होने के लिए कोई भी एक कंडीशन पूरी हो गई इनमें से तो हमारा रेजिडेंट बन जाएगा। बट आगे वाली कंडीशंस के बारे में जानकारी नहीं है, तो सिंपल रेजिडेंट ही हम कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो सिंपली इसका मतलब है कि सिंपल रेजिडेंट बनेगा। आगे वाली बात हम अभी नहीं कर सकते। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। रेजिडेंट एंड कैटेगराइज सिटीजन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो सिंपली आंसर आप ऑप्शन डी मार्क कर दीजिए। सवाल बहुत ही सीधा है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ये आपका है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम की एग्जम्पशन का सेक्शन। तो इसीलिए आंसर ऑप्शन बी यहां पे बनने वाला है। चलिए सवाल असर्शन दी है, टैक्स इवेजन इज अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइंग अनफेयर मींस। बिल्कुल सही बोला जी, टैक्स इवेजन में आप अनफेयर मींस फॉलो करते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू इलीगल मींस और फ्रॉड फॉर टैक्स इवेजन। बिल्कुल आप फ्रॉड या फिर इलीगल मींस जो है उनका इस्तेमाल यहां पे कर रहे होते हैं। असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है और इसीलिए आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सवाल है, ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज। तो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने जो ग्रेचुटी रिसीव करी है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट रहने वाली है, इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की यहां पे हमें करनी है मैचिंग। तो लिस्ट 1 में सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़े प्रोविजन आपके सेक्शन 6 में दिए गए हैं। आगे है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी सेक्शन 10(1) में एग्जाम कर रखी है। एचआरए, इससे जुड़े प्रोविजन सेक्शन 10(13) में आपके दे रखे हैं। इसकी एग्जाम्पशन से जुड़ी बातें यहाँ पे 10(13) ए में आपकी कर रखी हैं, तो आपका ये 1 से मैच हो जाएगा। और ग्रेचुटी की बात करें तो सेक्शन 10(10) इसकी एग्जाम्पशन की आपकी बात करता है, तो इसीलिए आपकी करेक्ट मैचिंग जो है वो ऑप्शन नंबर बी वाली बन जाएगी। चलिए सवाल है, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की हमें यहाँ पे करनी है मैचिंग। तो लिस्ट 1 में सबसे पहले हमें दे रखा है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस आपका पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, फुली टैक्सेबल नहीं है, आपको इसमें से एग्जम्पशन मिल जाती है। इसके बाद है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम आपकी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ये सब वाली इनकम है और ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, तो ये आपका 3 से मैच होगा। कलेक्शन चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के जो हमारे कलेक्शन चार्जेस हैं, इट इज बेसिकली अ डिडक्शन फ्रॉम इनकम। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट, इट इज अ स्टेप टेकन बाय टैक्स अथॉरिटीज। अगर आप प्रॉपर डिटेल्स उन्हें नहीं दे रहे तो वो खुद से अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स की असेसमेंट कर डालेंगे। तो आपकी करेक्ट मैचिंग यहां पे जो बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर बी के अंदर। चलिए सवाल है, इफ असेसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, तो उस केस में एग्रीकल्चर इनकम का पोर्शन कितना होगा? तो टी, कॉफी सबके लिए अलग अलग से हमारे पास रेट्स दे रखे हैं। तो अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी का केस है तो उस केस में आपकी 60% ऑफ द इनकम है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी एज पर रूल 8, इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन बी बनेगा। चलिए सवाल है कि एक्स ने डोनेट किए 20,000 एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015-16। उसकी जो टोटल इनकम है ड्यूरिंग द पीरियड इट वाज 1,50,000। कितनी डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है 80G के अंदर? तो 20,000 की डोनेशन दी है, 80G के अंदर एलिजिबल है, तो यहाँ पे 50% डोनेशन मिलेगी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो क्वालिफाइंग लिमिट आपकी क्या होती है? 10% ऑफ दी GTI। तो आपका 1,50,000 का 10% हो गया 15,000। कितनी डिडक्शन मिलेगी? इसका 50% मिलेगी, 50% मिलेगी। 50% यानी कि 15,000 का 15% यानी कि मैक्सिमम 7,500 की डिडक्शन यहां पे मिलेगी। तो आंसर आपका यहां पे ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए तो यहां पे हमारे पास सवाल है कि एक्स को एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय किया गया है, उसकी सैलरी है 70,000 पर मंथ और उसका डीए है 10,000 पर मंथ। तो यहाँ पे हमें बताया कि उसको 2,000 पर मंथ एचआरए मिल रहा है और 2,500 पर मंथ वो हाउस रेंट पे कर रहा है। उसका एचआरए का एग्जम्प्टेड पोर्शन यहाँ पे कितना होने वाला है? तो एग्जम्प्टेड पोर्शन की आपकी 3 लिमिट्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लिमिट्स होती हैं? पहली होती है आपकी रेंट माइनस 10% ऑफ दी सैलरी, रेंट माइनस 10% ऑफ दी सैलरी।
दूसरी आपकी होगी एचआरए रिसीव्ड, जो आपने एचआरए रिसीव किया, और फिर है आपकी 50% ऑफ दी सैलरी। अगर आप मेट्रो सिटी में, तो यहाँ पे 50% हम ले लेते हैं। तो रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, तो इन तीनों का जो लोएस्ट होगा वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है डिडक्शन। तो रेंट आपका कितना है जी? रेंट आप पे कर रहे हैं 2000 पर मंथ। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी आपकी कितनी है? सैलरी आपकी है 70 प्लस 10 80,000, इसका 10% हो गया 8,000, तो ये तो आपका नील ही आ गया। तो पहला ही आपका नील आ गया, तो कितनी डिडक्शन आपको मिलेगी? लोएस्ट मिलती है तो आपको नील ही डिडक्शन मिलने वाली है, बाकी वैसे देखने की भी जरूरत नहीं है, निकाल लो तब भी लोएस्ट आपका पहला ही नील ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो डिडक्शन इज गोइंग टू बी जीरो। और आपका एग्जम्प्टेड पोर्शन एचआरए का कितना होगा? यहाँ पे नील होगा, सारा का सारा आपका एचआरए यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ये सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? A company may not have accessible, a person may not have accessible income but still be an SSE। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे हो सकता है कि पर्सन की कोई असेसेबल इनकम ना हो, बट उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हो या फिर उसका कोई लॉस हो जिसकी वो रिटर्न फाइल कर रहा हो, तो फिर भी वो एसएससी यहाँ पे बन सकता है। इन सम केसेस असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर कैन बी सेम। तो बिल्कुल कुछ केसेस हमारे हैं जैसे नॉन रेजिडेंट की शिपिंग इनकम, ये सारे केसेस में आपके असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम हो सकते हैं। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट एसएससी, तो बिल्कुल अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है तो वो हमेशा आपकी रेजिडेंट रहेगी। सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। तो सरचार्ज जो आप कैलकुलेट करते हैं, देखो सरचार्ज किस पे कैलकुलेट करते हैं? आपने निकाली अपनी इनकम, इस पे आपने निकाला टैक्स, जो टैक्स आया उस पे आप कैलकुलेट करेंगे आपका सरचार्ज। तो सरचार्ज इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स एंड नॉट ऑन इनकम, तो इसीलिए ये आपकी गलत हो जाएगी और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी का। चलिए यहां पे हमारे पास है सवाल, हमें करनी है मैचिंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की, और हमें चूज करना है हमारा करेक्ट कोड। तो लिस्ट 1 में दे रखे सैलरी बोनस कमीशन रिसीव्ड बाय अ वर्किंग पार्टनर फ्रॉम दी फर्म। तो हमारे पार्टनर को फर्म से जो कुछ मिल रहा है इट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो विडो को कोई पेंशन मिल रही है, इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसे आप 1 से मैच कर देंगे। प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस, तो हमारे पास जो मशीनरी हमने बिजनेस में यूज करी उसे सेल कर दिया, उसके जो प्रॉफिट होंगे इसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करते हैं। कंपनसेशन आपको मिली आपकी लैंड की कंपलसरी एक्विजिशन पे, सो इट इज गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। सो दिस इज योर कैपिटल गेन और आप इसे 3 से मैच कर देंगे। तो इसीलिए यहां पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहां पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज टैक्स प्लानिंग एफर्ट, कौन सा इनमें से टैक्स प्लानिंग एफर्ट होने वाला है? तो मिस्टर ए ने एक हाउस परचेज किया अपने रेजिडेंस के लिए 80 लाख का, और उसके लिए उसने लोन लिया 60 लाख का एसबीआई से 10% इंटरेस्ट पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज ओन फंड्स। तो अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं अपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके इंटरेस्ट की आपको रिडक्शन मिल जाती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ टैक्स प्लानिंग एफर्ट। आपने डिबेंचर्स खरीदे टिस्को के, दिस इज नॉट अ टैक्स प्लानिंग एफर्ट, एटीसी में कोई रिडक्शन इसके नहीं मिलती। 100 ग्राम के गोल्ड बिस्किट खरीदे दिवाली के ओकेजन पे, तो इसकी भी आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलती, तो दिस इज नॉट टैक्स प्लानिंग। मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ एग्रीकल्चर लैंड में अपने विलेज के अंदर, तो दिस इज गोइंग टू बी अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और आप जानते हैं कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपकी कैपिटल एसेट क्या होती है कि नहीं होती? कैपिटल एसेट वो आपकी नहीं होती, वो कैपिटल एसेट आपकी नहीं होती और इस पे आपको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ता, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा इस लैंड पे। और इसीलिए यहाँ पे अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? टैक्स प्लानिंग एफर्ट मान सकते हैं। तो हमारा ए और डी टैक्स प्लानिंग एफर्ट हो जाएंगे और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा। चलिए सवाल है इफ द इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड एट सोर्स। तो बिल्कुल अगर आप क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया से बाहर पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उस पर क्या करना चाहिए? उस पर आपको जो टीडीएस है वो यहाँ पे डिडक्ट कर लेना चाहिए, टीडीएस की डिडक्शन आपको उस केस में कर लेनी चाहिए। अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो उस केस में वो आपको एक्सपेंस अलाउड नहीं किया जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और आर हमारी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा। चलिए सवाल है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अलाउड इफ द असेसी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओन्स। तो 54F के अंदर आपको यहाँ पे कौन सी एग्जम्पशन मिलती है? 54F के अंदर बताइए जी कौन सी एग्जम्पशन मिलती है? देखिए अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा और उसके बदले आप खरीद रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको इसमें एग्जम्पशन मिलती है। और अगर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अगर आपके पास डेट ऑफ द ट्रांसफर पे एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी आपको जमा नहीं करवाने देंगे
और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। चलिए सवाल है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस इज ट्रीटेड एज। तो हमने मशीनरी को बिजनेस में इस्तेमाल किया और उसको सेल किया, तो यहां पे इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मानते हैं अपना कैपिटल एसेट, और इस ऐसे गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, हमेशा आपका शॉर्ट टर्म ही माना जाता है। इसीलिए आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पे बनेगा। तो अगला सवाल हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी नहीं है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ट्रीज विच आर ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, अगर आपके पेड़ अपने आप उग गए, आपने नहीं उगाए, तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, तो केवल आपकी यही एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए सवाल है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ब्लॉक ऑफ एसेट्स किसे कहा जाता है। देखो ब्लॉक ऑफ एसेट्स वो है जिसमें सभी एसेट्स जिन पे डेप्रिसिएशन का रेट सेम है उनको हम यहां पे डाल देते हैं। तो आंसर यहां पे हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। All partnership firms under the Indian Partnership Act 1932 are assessed as firms under the Income Tax Act 1961। तो पहली ही स्टेटमेंट आपकी यहां पे गलत है। सभी पार्टनरशिप फर्म्स जो है उनको एज फर्म असेस नहीं करते। हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपकी पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और आपका जो प्रॉफिट का शेयर है वो सर्टेनेबल होना चाहिए, तभी आप एज अ फर्म असेस करते हो। अदरवाइज हमारी फर्म को आप एओपी असेस करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपकी गलत है और यही आपका आंसर बनेगी। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट सही है कि हमारी फर्म पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है बिना किसी एग्जम्पशन के। पार्टनर का जो शेयर होता है इनकम ऑफ द फर्म में वो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, और पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसमें फर्म को रिडक्शन मिलती है सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिट एज पर सेक्शन 40B। चलिए सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहां पे आपको किसकी डिडक्शन नहीं मिलने वाली। तो यहां पे फीस आपने पे की लॉयर को पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करने के लिए, तो ये बेसिकली कैपिटल नेचर का खर्चा है, आपके जीवन में एक बार ही आप करेंगे, पार्टनरशिप की लाइफ में एक बार ही करेंगे। तो ऐसे रजिस्ट्रेशन वाले जो चार्जेस हैं इनकी आपको यहां पे रिडक्शन नहीं मिला करती, तो यही आपका आंसर यहां पे बनेगा। आपकी एम्प्लॉय की इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई नुकसान हुआ तो ये आपको अलाउड हो जाता है, हालांकि इस पे कुछ डिबेट्स भी हो सकती हैं। लीगल एक्सपेंसेस आपने पे की अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने में, तो ये भी अलाउड हो जाता है। नए टेलीफोन को इंस्टॉल किया तो ये भी आपको अलाउड हो जाता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल है, सुगम इज नोन एज। देखो आईटीआर 1 सहज होता है और आईटीआर 4 आपका सुगम होता है, इसीलिए आंसर ऑप्शन 4 यहां पे बनेगा। चलिए सेक्शन 37(1) में आपको कौन से एक्सपेंडिचर्स की रिडक्शन मिलती है। आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की रिडक्शन मिलती है, तो इसीलिए आंसर ऑप्शन 1 यहां पे बनेगा। चलिए सवाल है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट टीडीएस सर्टिफिकेट। तो टीडीएस सर्टिफिकेट को लेकर कौन से यहां पे करेक्ट है। देखो टीडीएस जो आपका सैलरी का होता है ये आपका फॉर्म 16 का होता है, नॉन सैलरी का आपका इंटरेस्ट वगैरह का वो फॉर्म 16A का होता है, तो ये दोनों उल्टे हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। प्रॉपर्टी की सेल का टीडीएस फॉर्म 16B में होता है, और अगर आप रेंट पे टीडीएस दे रहे हो 194(I)(B) के अंदर, तो फिर आप 16C फॉर्म जो है उसमें टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करते हो। तो सी और डी जो है आपके यहां पे सही है, इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। चलिए यहां पे हमें अरेंज करना है अपने स्टेप्स को जो कि ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनकम टैक्स की साइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। फिर आप आपका जो फॉर्म है आईटीआर का उसे चूज करेंगे, उसे फिल करेंगे और फिर अपनी रिटर्न को आप वेरीफाई कर देंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। कंपनी को नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्लासिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कंपनी कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपके यहां पे सही है, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। अगली दोनों स्टेटमेंट्स भी यहां पे आपकी गलत है, तो ऑप्शन 2 ही आंसर रहेगा। चलिए यहां पे सवाल है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द ड्यू डेट ऑफ द इशू ऑफ द टीडीएस सर्टिफिकेट। तो फॉर्म 16 में आपका सैलरी वाला टीडीएस सर्टिफिकेट होता है और एनुअल बेसिस पे आपका ये इशू किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। फॉर्म नंबर 16A इसमें आपका जो इंटरेस्ट है या फिर अदर देन सैलरी आपका जो भी टीडीएस बनता है वो यहाँ पे आता है,
और यहाँ पे आपका फॉर्म 16 एक क्वार्टरली बेसिस पे इशू किया जाता है। फॉर्म 16 बी की बात करें तो ये आपका जुड़ा है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी से। आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके टीडीएस से ये जुड़ा हुआ है। और इस केस में आपको जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, हाफ ईयरली कुछ नहीं है इसके अंदर, जब प्रॉपर्टी बेची तब आपको ये इशू करना पड़ेगा। फॉर्म 16 सी की अगर हम बात करें तो फॉर्म 16 सी आपका है टीडीएस ऑन रेंट का। तो रेंट पे 194 आईबी में अगर आप टीडीएस डिपॉजिट कराते हैं, फिर आपको ये फॉर्म 16 सी भी इशू करना होता है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे आपको जो फॉर्म 16 सी है उसे इशू करना पड़ता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तो आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। जब भी आप जमा करा रहे हैं, हो सकता है आप फ्रीक्वेंसी आप अपने अकॉर्डिंग आपने रखी हो 6 मंथ्स की, या जो भी फ्रीक्वेंसी आपने रखी है उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये फॉर्म 16 सी इशू करेंगे। तो यहाँ पे भी मंथली कहना गलत होगा, सारा टीडीएस मंथली कराना यहाँ पे डिपॉजिट जरूरी नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे ए और बी हमारे सही होंगे, इसीलिए आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बनने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला सवाल है, हमें यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखे हैं फॉर कंप्यूटिंग डेप्रीसिएशन इन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर जो हमारी डेप्रीसिएशन लगती है वो हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लगती है। हमें ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी निकालनी होती है और उस पर डेप्रीसिएशन हम लगा देते हैं। तो कैसे डब्ल्यूडीवी निकलती है? सबसे पहले क्या चाहिए होती है? सबसे पहले हमें चाहिए होती है ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू। इसके अंदर अगर आपने कोई एडिशन करी तो उसको ऐड करना होता है, कुछ आपने बेच दिया तो उसके जो प्रोसीड्स आपको मिले उसे माइनस करना होता है, और फिर ये आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी और आप डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। तो सीधा सीधा प्रोसीजर है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही सीक्वेंस ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका बी, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू चाहिए। फिर उसके बाद हमें करना है एडिशन, और एडिशन और सेल की एडजस्टमेंट कर देनी है। तो जो एडिशन हुई है उसको यहाँ पे कंसीडर करना है और जो सेल हुई है उसको करना है। डी और सी उसके बाद आएंगे, तो बी पहले और डी और सी बाद में, ऐसा ऑप्शन 2 में दिख रहा है। और लास्ट में हमारे पास आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू एट द ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो बिल्कुल बी डी सी ए सीधी सीधी मैचिंग आपके पास यहाँ पे बन रही है, तो आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना ये प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर से कंफ्यूज ये ना हो जाना कि पिछले साल की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो कि इनकम टैक्स लॉ में इस्तेमाल की जाती है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल होना नहीं चाहिए। सवाल हमारे पास है, which of the following are required to be studied for a deep understanding of the income tax procedures? अगर आपको इनकम टैक्स प्रोसीजर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, हमारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह क्लैरिफिकेशन जो इशू करी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने वो भी पढ़नी पड़ेगी, जुडिशियल डिसीजन यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। क्या कंपनीज एक्ट 2013 भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ इससे। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो ए बी सी डी ऐसी हमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाती है, तो सीधा सीधा इसे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चर विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज डन इन द केस ऑफ। तो आपकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की जो इंटीग्रेशन होती है वो कौन से केस में होती है? देखो आपकी ये एओपी बीओआई के केस में तो होती है, कंपनी के केस में नहीं होती, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फर्म के केस में नहीं होती, और आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अंडर सेक्शन 80 टीटीबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट which amount of benefit is available to senior citizen on account of interest income from deposits with bank or post office or cooperative banks? So 80 टीटीबी के अंदर हमारे सीनियर सिटीजन्स को अप टू 50,000 की डिडक्शन यहाँ पे मिल जाती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन इस सीरीज के अंदर। अगर आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो जाते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।